मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 316 कहीं और 7। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार C316 कहीं और 7 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 316 कहीं और 7। उसके नक्शे के अनुसार उसे पहले ही एप्सिलॉन तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वह लगभग आदिम दिखने वाले परिदृश्य से होकर यात्रा करती रही, जो सभी प्रकार के विशालकाय और हाल ही में उत्परिवर्तित जानवरों और छिपकलियों से भरा हुआ था। पहले तो उनके शरीर केवल मजबूत थे और कुछ के शरीर में जहर भी था, लेकिन अब वे अधिकाधिक जादुई और रहस्यमय क्षमताएं दिखाने लगे, जिससे उनकी लड़ाई और अधिक कठिन होती गई। उसे अभी भी पता नहीं चला था कि उड़ने वाला व्यक्ति कहां से आया था और उसके अंदर संदेह बढ़ता जा रहा था। क्या वह अपना रास्ता भूल गई थी? उसे पहले से ही अपने रास्ते का पूरा भरोसा था, लेकिन अगर उसने कोई गलती नहीं की होती तो उसे अब तक एप्सिलॉन पहुंच जाना चाहिए था। अपने नेविगेटर कौशल पर भरोसा करने का निर्णय लेते हुए उसने अन्य संभावनाओं के बारे में सोचा। एक और संभावना थी। आसपास के माहौल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। हो सकता है कि वह किसी तरह से किसी पोर्टल के जरिए आ गई हो। या तो ऐसा था या फिर किसी ने पूरा जिला चुरा लिया था। उसने सुना था कि कैसे साम्राज्य एक स्टार्टअप गांव को उर्फ में स्थानांतरित करने में सक्षम था। क्या किसी ने शायद एप्सिलॉन को किसी दूसरी दुनिया में स्थानांतरित कर दिया था और उसकी जगह पर यह अपरिचित भूमि का टुकड़ा छोड़ दिया था? राक्षसी ने निर्णय लिया कि वह इसी दिशा में कुछ और दिन चलेगी और यदि उसे कुछ नहीं मिला तो वह वापस मुड़कर पश्चिम की ओर यात्रा करेगी। योजक चिन्ह। पिप ने 7 सेरास में शानदार प्रतिभा दिखाई थी और जल्दी ही 7 खेलों में महारत हासिल कर ली थी। आज उसका बड़ा दिन था। वह आज करीना की प्रशिक्षु बनने जा रही थी। नया लबादा पहनकर वह उस बड़े पेड़ की ओर चली गई जिसने उनकी छोटी सी दुनिया की रक्षा की थी। जब से वह करीनास ग्रोव में आई थी तब से उसने ये समारोह कई बार देखा था। आखिरकार प्रशिक्षु की पोशाक पहनने की खुशी बहुत ज्यादा थी। ड्रॉइड ने खुद उसे यह पोशाक दी थी। कपड़ा अविश्वसनीय रूप से मुलायम था और हरे और सफेद पत्तों के कंबल जैसा दिख रहा था। एक बार जब वह महान हॉल में प्रवेश कर जाती और समारोह पूरा कर लेती तो वह प्रकृति के साथ एक सच्चा संबंध स्थापित कर लेती और अन्य प्रशिक्षुओं की तरह जादू सीखने में सक्षम हो जाती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पिप एक गली से गुजरी जहां पहले से ही प्रशिक्षु मौजूद थे और सभी ने मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया। वे सभी अपने छोटे से समुदाय में एक दूसरे को जानते थे। वह हॉल में दाखिल हुई जो कि करीना के पेड़ के तने में एक गोलाकार कमरा था। वह पेड़ के नीचे एक गेट से अंदर आई। पेड़ के बीच में एक बड़ा बेसिन था जिसमें पारदर्शी हरा तरल भरा हुआ था। करीना पहले से ही तालाब के बीच में उसका इंतजार कर रही थी। ड्रॉइड ने स्वागत करते हुए मां जैसी मुस्कान के साथ उसे अपने करीब बुलाया। लड़की धीरे धीरे पन्ने के पानी में उतरी और आगे बढ़ी। गर्म तरल उसके पैरों से होते हुए उसके कंधों तक पहुंच गया और नए वस्त्र को भिगो दिया। उसने ड्रॉइड के फैले हुए हाथों को पकड़ा। करीना ने उसे कसकर गले लगा लिया। अब समारोह शुरू होगा। मैं तुम्हारा सिर पानी में डुबो दूंगा। गहरी सांस लो और जितनी देर तक रोक सको रोके रखो, ठीक है? लड़की ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली, फिर वह गहराई में उतर गई। उसे ऐसा नहीं लगा कि वह अभी पानी के किसी कुंड में उतरी है। वह अचानक एक गहरे खालीपन से घिर गई, मानो वह समुद्र तल के ठीक ऊपर तैर रही हो। सौभाग्य से उसने खाली नहीं लिखा था, अन्यथा वह डर जाती। एक परिचित गर्मजोशी सावधानी से उसके पास आए। एक उपस्थिति जिसे वह 7 सेरा से जानती थी। हर बार जब वह मंत्र बोलती तो वह उसे छू लेती। उसे प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। उसने करीना के विशाल वृक्ष और उसके नीचे घास के मैदानों को महसूस किया। उसका मन बाहर घने जंगलों और उससे भी आगे तक पहुंच गया जहां एक अंधेरी सत्ता जीवन की रोशनी को कुतर रही थी। एक भ्रष्टाचार। खांसते और हौंकते हुए वह फिर से पानी से बाहर आई। अंधेरा, मैंने देखा। अरे कोई बात नहीं, अंधेरा दूर कहीं बंद है, चिंता मत करो। लेकिन वह रो पड़ी और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसने उन पौधों का दर्द महसूस किया था जो अंधेरे में निगल लिए गए थे और भ्रष्ट हो गए थे। अंधेरे में उनके दर्द की चीखें। करीना ने आश्चर्य से लड़की की ओर देखा। कोई बात नहीं, यह कोई बहुत दूर की चीज है और कभी भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगी। अब शांत रहो। वह उसे गले लगाते हुए उसके सिर को सहलाती रही। उसने अपने दूसरे हाथ से अपनी कलाई पकड़ी हुई थी क्योंकि पूल में मौजूद सारा हरा रंग अचानक पिप की ओर बढ़ गया था। जहां करीना ने अपनी कलाई पकड़ी हुई थी वहां एक हरा निशान दिखाई दिया जो किसी जीवंत फूल के टैटू जैसा था। हर प्रशिक्षु के पास एक अलग टैटू था जो प्रकृति के साथ उनके जुड़ाव के साथ बढ़ता गया। इसके साथ ही उसका समारोह समाप्त हो गया और पिप प्रकृति की चुड़ैल बन सकती थी। जाओ पिप, कल अपने पहले पाठ के लिए वापस आओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन क्या कल, मेरे बच्चे? ठीक है, लड़कियों ने मुस्कुराते हुए कहा और चली गईं। पिप उलझन में पेड़ से चली गई, लेकिन जल्द ही उसका ध्यान उसके शपथ ग्रहण समारोह में आयोजित दावत में चला गया। वह जो कुछ भी देख रही थी उसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी और खुद को विचलित करने के लिए मौके का फायदा उठाती थी। ऐसा हर दिन नहीं होता था कि वे इतना खा सकें जितना कि नए प्रशिक्षुओं के लिए उत्सव के दौरान। उसने अपने गुरु पर भरोसा करने और कल तक इंतजार करने का फैसला किया। अगले दिन सुबह वह ड्रॉइड के साथ निजी पाठ के लिए पहुंची। प्रत्येक प्रशिक्षु को ड्रॉइड द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्देशित किया गया था क्योंकि प्रकृति से उनके संबंध सभी अद्वितीय थे। कौन सा जादू सीखना है और अपने बंधन को कैसे मजबूत करना है, ये सब प्रशिक्षु की योग्यता और लक्ष्यों पर निर्भर करता था। करीना ने पेड़ के नीचे जड़ों और पत्तियों से एक छोटा सा घर बनाया था जहां लोग उसे सबक लेने या सलाह लेने के लिए पा सकते थे। छोटी सी झोपड़ी में प्रवेश करते ही लड़की ने अपने मालिक को प्रणाम किया। नमस्ते पिप, आप अपने पहले पाठ के लिए काफी जल्दी आ गए हैं। उसने अपने प्रशिक्षु का अभिवादन किया। मैं आज के लिए बहुत उत्साहित था और साथ ही मैं पिप को समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या बोले। आपने जो देखा उससे चिंतित थे। हाँ, आपको ऐसा होना चाहिए। यह एक भयानक खतरा है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी प्रशिक्षुओं ने इस भयावहता को देखा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। जब से मैं पेड़ की आत्मा के रूप में जागा हूं, तब से भ्रष्टाचार को एक मजबूत दिव्य शक्ति द्वारा बंद कर दिया गया है। यहाँ अंधेरा कभी आपको परेशान नहीं कर सकता। जब युवा लड़की ने ड्रॉइड को यह आश्वासन देते हुए सुना तो वह राहत भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। तो क्या तुमने अपने रास्ते की दिशा पहले ही तय कर ली है पिप? करीना ने पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, मैं विकास और नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी, लड़की ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। ड्रॉइड ने उसे थोड़ा उलझन में देखा। तुमने मुझे कभी नहीं सोचा कि तुम युद्ध करने वाले या निर्माणकर्ता बनने वाले व्यक्ति हो। पिप को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उसका कारण आंशिक रूप से ये था कि वह खुद की रक्षा करना चाहती थी। यह मेरी पसंदीदा कॉमिक बुक पात्रों में से एक की महाशक्ति है, उसने अपनी उंगलियों से छेड़छाड़ करते हुए स्वीकार किया। क्या? ड्रॉइड ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। जाहिर है वह नहीं जानती थी कि कॉमिक बुक क्या होती है। ओह, किसी परी कथा की रोल मॉडल की तरह, छोटी लड़की ने किसी तरह समझाने की कोशिश की। ओह, मैं समझ गया। चलो देखते हैं कि तुम में योग्यता है या नहीं। करीना ने अपने निशान पर एक नजर डाली। एक कड़वी मीठी बेल। तुमने जो रास्ता चुना है उसके लिए तुम जितना सोचती हो उससे कहीं ज्यादा उपयुक्त हो सकती हो पिप। ड्रॉइड लड़की की खुशी पर मुस्कुराया। आने वाले दिन प्रशिक्षण से भरे हुए थे। वह अक्सर घंटों ध्यान लगाने और अपने आसपास के पौधों के साथ अपने बंधन को गहरा करने के लिए बैठती थी। अपने निशान के माध्यम से वह प्रकृति के साथ संवाद करने में सक्षम थी और उसे इच्छा और वरीयताओं को सीखने की आवश्यकता थी। ये ग्रो एंड कंट्रोल का पहला कदम था। चूंकि उसका अपना निशान कड़वा मीठा था, इसलिए उसने इसी तरह के लताओं और चढ़ने वाले पौधों से शुरुआत की। उसे यह जानना था कि पौधों को उगाने के लिए क्या चाहिए और क्या इच्छाएं हैं। एक बार जब वह इसे उगा सकती थी तो उसे नियंत्रित करना आता था।
ये प्रथा किसी की इच्छा को दूसरे पर थोपने से ज्यादा किसी मित्र को अपने पक्ष में करने के लिए मनाने जैसी थी। ये 7 सेनाओं से बहुत मिलती जुलती थी। वे कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे या किसी पर दबाव नहीं डालते थे। खेलों में दिखाई गई पिप की प्रतिभा इस अभ्यास में भी सामने आई। वह जल्द ही बेलों को उगाने और नियंत्रित करने में सक्षम हो गई और वह मजेदार पोज लेते हुए और नाम पुकारते हुए खुशी-खुशी इसे प्रशिक्षित करती रही। ये पहली बार था जब उसने सिस्टम की आवाज सुनी और 1 सेकंड बाद ही उसका चेहरा लाल हो गया। लेस देन डिंग शीर्षक वन वे प्लांटमैन सर जीता। आपने अपने प्रदर्शन से सिस्टम को खुश कर दिया है। सभी पौधों के साथ जोड़ 15% आत्मीयता ग्रेटर देन। उसने ये सुनिश्चित कर लिया था कि उसे देखने वाला कोई न हो, लेकिन फिर भी उसे देखा जा रहा था। वह शर्मिंदगी के मारे वहीं मर जाना चाहती थी। जब वह थोड़ा शांत हुई तभी उसे एहसास हुआ कि यह शीर्षक वास्तव में कितना बढ़िया था। यदि कोई वास्तविक शीर्षक को नजरअंदाज कर दे, वह बहुत अच्छे मूड में थी, लेकिन तभी उसकी दुनिया फिर से बिखरने लगी। घंटी ने सभी को इकट्ठा होने के लिए बुलाया। जब वह वापस भागी तो करीना ग्रोव में रहने वाले सभी लोगों की एक बड़ी भीड़ पहले से ही इंतजार कर रही थी। पिप उस समय वहां पहुंची जब उसने वह शब्द सुना जिसने उसकी खुशी समाप्त कर दी। आप सभी को जल्द से जल्द यहां से चले जाना होगा, ड्रॉइड ने कहा। जानिए सफेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 317 स्थान पर कब्जा करना। सर्वनाश का लोहार C317 जगह पर कब्जा करना। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 317 स्थान पर कब्जा करना। जैसा कि अपेक्षित था, साहसी लोगों ने पाया कि गेट बाहरी पहरेदारों, कुछ योद्धाओं, जादूगरों और नियंत्रित कर्मचारियों द्वारा घेरे में है। मौजूद मुक्त लोगों को आक्रमण का विरोध करने में कठिनाई हुई, लेकिन साहसी लोगों के सुदृढ़ीकरण के साथ वे भीड़ में पहरेदारों को पहचानना शुरू कर सकते थे। जबकि तीरंदाजों और जादूगरों ने लंबी दूरी के हमलों और चमकदार जादू से उनका ध्यान अपनी ओर खींचा, वहीं साहसी लोगों में शामिल हत्यारे और चोरगढ़ छोड़कर अदृश्य रूप से दुश्मन सेना में घुसपैठ कर गए। कार्यकर्ताओं की सेना आखिरकार तब रुकी जब अधिकार रखने वाले आखिरी व्यक्ति को हत्यारों ने मार डाला। इन पहरेदारों की मदद से धर्मतंत्र के प्रति सच्चे वफादार आखिरी लोग भी मारे गए। गढ़ अब पूरी तरह से उनके नियंत्रण में था। और आखिरकार जब सभी को आराम करने और ठीक होने का कुछ समय मिला तो सेठ का दुष्वप्न शुरू हो गया। वे मजदूरों और नौकरों को आंगन में ले आए जहां लोहार को सैकड़ों लोगों को उनके गुलामों के बंधनों से मुक्त करना था। वो फिर से इवान से मिला, डेल्टा का वह वश में करने वाला लड़का। वो दुबला पतला था और उसके शरीर पर जगह जगह कुछ घाव थे, लेकिन जब वह आखिरकार अपने गुलाम कॉलर से आजाद हुआ तो उसकी आंखों की रोशनी चमक उठी और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। उन सभी की तरह उसने भी दूसरों के साथ चलने से पहले सेठ को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मुक्त हुए मजदूर और साहसी लोगों ने गढ़ में अपना डेरा बनाया और आराम करने चले गए। तो तुमने सच में ऐसा किया? मैं सुनता हूं कि लोग क्या कह रहे थे। बूढ़ा आदमी भी उन मजदूरों में से था जो आज तक जीवित बचे थे और अपना कॉलर हटवाने आए थे। पहले तो वह अनिच्छुक लग रहा था। सेठ को यकीन नहीं था कि वह ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि कोई और वह काम कर सकता है जो वह नहीं कर सका, या वह बस स्थिति पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और सोच रहा था कि यह एक जाल हो सकता है। जब कटा हुआ कॉलर आखिरकार जमीन पर गिरकर बिखर गया, तब सेठ को उस बूढ़े आदमी की धंसी हुई आंखों के कोने में छोटे-छोटे आंसू दिखाई दिए। उसने उन्हें रोक लिया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। घंटों तक उसे एक-एक करके कॉलर खोलने पड़े और लोगों की भीड़ से धन्यवाद सुनना पड़ा। जब उसने आखिरकार सभी कॉलर खोल दिए तो दोपहर हो चुकी थी। लेकिन थकाऊ काम के बाद एक अच्छी बात सामने आई। सेठ ही अकेले मेहनत नहीं कर रहा था। मुक्त किए गए नौकरों ने रसोई संभाल ली थी और सभी के लिए एक स्वादिष्ट दावत का इंतजार था। उन्होंने भंडारण कक्षों को लूट लिया था और घंटों तक खाना पकाया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अत्याचार से पीड़ित सभी लोग लंबे समय के बाद पहली बार अपने दिल की इच्छा के अनुसार भोजन कर सकेंगे। कई बड़े हॉलों को बड़े डाइनिंग हॉल में बदल दिया गया था। एक बार जब वह खाने की मेज पर बैठ गया तो उसका जल्दी उठने का कोई इरादा नहीं था। धीरे-धीरे उसके साथ डू, इवान, लिनरी और युवा बोना वेडिन डेस्फोर्ज भी आ गए। वेडिन को आखिरकार अपना परिचय देने का मौका मिल गया था। पफल्स द ग्रेट को पूरे भुने हुए जानवर और शराब के बैरल आंगन में परोसे गए क्योंकि वह हॉलवे में फिट होने के लिए बहुत बड़ा था और उसने छोटा होने की जहमत नहीं उठाई। मैंने मार्सेल और दूसरे लोगों से सुना कि क्या हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हम सबको बचाने वाले व्यक्ति हो। महान बाघ ने उसकी प्रशंसा की। तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने ये कष्टप्रद काम दूसरों पर छोड़ दिया। मेरा मतलब है हम सभी के प्रयास से जीते हैं। उसने जल्दी से खुद को सुधारा। हाँ, मैंने सबसे कठिन काम किया है। मेरा मुआवजा मत भूलना, जादूगरनी ने झल्लाकर कहा और चुप हो गई। सेठ ने दूसरे के बोलने का इंतजार किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पफल्स महान अपने भोजन में इतना व्यस्त था कि उनकी बातचीत सुनने के लिए तैयार नहीं था। या शायद उन स्वर्गदूतों को खाना आसमान के दुष्वप्न को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था, जैसा कि लोग उसे पुकारने लगे थे। दूहू ने उसके जवाब पर ठहाका लगाया और बियर का एक बड़ा घूंट लिया। दावत धीरे-धीरे एक शराब पीने की प्रतियोगिता में बदल गई जिसमें हंसी मजाक चल रहा था। सिर्फ उनका समूह ही नहीं बल्कि पूरा हॉल बातचीत और हंसी से भर गया था। कुछ लोग जश्न मनाने के लिए शराब पी रहे थे और कुछ लोग भूलने के लिए। मिश्रित सेना के कई लोग मारे गए थे, खास तौर पर विद्रोही और आजाद हुए लोग, और उन्हें गढ़ के बाहरी प्रांगण में दफनाया गया था। चाहे वे अपने शहीद साथियों या जीत का जश्न मना रहे हो या नुकसान और पीड़ा को भूलने की कोशिश कर रहे हो, शराब की निरंतर लहरों में सब कुछ डूब गया। इवान बहुत पहले ही टेबल के नीचे उन लोगों की कतार में शामिल हो चुका था जो आगे निकलने वालों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। दूहू और सेठ अथक थे और आखिरी में बचे हुए लोगों में से 2 थे, हालांकि यह अस्थिर था। फिर भी चाहे कितने भी लोग हों, इंसान, जानवर, राक्षस या दूसरी जातियां, कोई भी वेडिन के साथ नहीं रह सकता था। हालांकि वह युवा था, लेकिन कोई भी शराब पीने की प्रतियोगिता में बोने को नहीं हरा सकता था, शायद किसी दूसरे बोने को छोड़कर। जब दूहू और सेठ में अपने टैंकर को उठाने की भी ताकत नहीं थी, तो वेडिन पानी की तरह बियर पी रहा था और किसी दूसरे अर्धमानव या किसी और के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। सेठ स्थिति को समझने के लिए बहुत नशे में था। लिनरी, जो उनके शराब पीने के उन्माद में शामिल नहीं हुई थी, ने सेठ को खड़े होने में मदद की और यह उस शाम की आखिरी बात थी जो उसे याद थी। गामा, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्रोन साम्राज्य की राजकुमारी लीना हाल ही में उनके साथ आए समर्थन से वास्तव में आश्चर्यचकित थी। उस व्यक्ति ने मार्क बेकर को बुलाया और अपने साथ साहसी लोगों के एक समूह को लाया जो चिकने एलियन जैसे दिखने वाले कवच पहने हुए थे और उनकी छाती पर एक बड़ा वृत्त बना हुआ था, जैसे कि शून्य। अपनी ताकत और हथियारों के साथ वे ए रैंक एडवेंचरर्स के बराबर थे। उनके साथ लाए गए लोगों के दूसरे समूह को तकनीशियन कहा जाता था। हालांकि लीना को उनकी कक्षाओं के पीछे के सिद्धांत समझ में नहीं आए, लेकिन वे आर्टिफिसर, एन्चेंटर या इंजीनियर जैसे जादू के विद्वान थे। वे अपने साथ दिलचस्प उपकरण लेकर आए थे। उनके पास वही सामान और उपकरण थे जो उस जगह से आए थे, लेकिन संरचना पूरी तरह से अलग थी। 2 तरीके जो एक ही लक्ष्य तक पहुंचे। राजकुमारी इस नई तकनीक से काफी प्रभावित थी क्योंकि क्रोना साम्राज्य जैसे राष्ट्र आमतौर पर तकनीकी रूप से उन्नत दुनिया से दूरी बनाए रखते थे। वे शायद ही कभी उनकी प्रगति के लिए खुले थे और ज्यादातर समय xenophobic थे। उनमें से कुछ तो पूरी तरह से आक्रामक थे और अपने द्वारा खोले गए द्वारों के जरिए आक्रमण करने की कोशिश भी करते थे। यही कारण है कि साम्राज्य जैसे अधिकांश बहुआयामी समाज इन दुनियाओं से अपनी दूरी बनाए रखते थे। उर्थ एक मायने में खास था क्योंकि एक ही ग्रह पर दुनिया के अंत की कई घटनाएं घट चुकी थी। यथार्थवादी रूप से कहें तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना आसान था जो पहले ही निराशा में अपने घुटनों पर गिर चुका था। इस प्रकार साम्राज्य में बहुत कम लोगों को जादू और विज्ञान के बीच के संयोजन के बारे में जानकारी थी। ये काफी दिलचस्प था और लीना को साम्राज्य से इसी तरह के उपकरणों का अनुरोध करने के प्रयास से बचाया।
गद्दार से छुटकारा पाने के बाद और साम्राज्य से प्राप्त सुदृढ़ीकरण के साथ वह अंततः गामा के बाहरी इलाके में एक स्टार्टा गांव को स्थानांतरित करने में सक्षम हो सकी। इस बिंदु से आगे सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़ने लगा। वे ज़ार्किस्ट स्काउट्स को रोकने में सक्षम थे और दुश्मन के साथ अपने स्वयं के घात और झड़पों के दौरान उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। अर्गेट क्रोना और वाई सिटी का उनका गठबंधन लगातार बढ़ता रहा जब तक कि दुश्मन अचानक चुप नहीं हो गया। जब उन्हें यकीन हो गया कि वे अपना मुख्यालय ज़ार्कॉन का महान मंदिर पा चुके हैं तो वे उनमें से एक भी नहीं पा सके। कोई स्काउट नहीं, कोई शिविर नहीं, कोई सेना नहीं। अंत में उन्होंने स्थान पर एक शॉक ट्रूप भेजने का फैसला किया। उन्होंने पाया कि विशाल मंदिर परिसर पूरी तरह से खाली था। लीना और अन्य लोगों को यकीन था कि यह एक जाल था और उन्होंने समय से पहले कार्रवाई न करने का फैसला किया। कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे ज़र्किस्ट धरती के चेहरे से गायब हो गए हो। मरे हुए लोगों की सेना गामा में घुस गई और शक्तिशाली दुश्मन का एक भी हिस्सा नहीं ढूंढ पाए। गामा के पूर्व एक लंबा आदमी गंभीर भाव से एक बड़ी और भव्य गाड़ी पर सवार था जिसके दोनों ओर विकृत मानवों की भीड़ थी। वह एक विशाल गेंद से घिरा हुआ था जो बहुत सारे तैरते हुए तावीजों से बनी थी और सभी प्रकाश के तारों से आपस में जुड़े हुए थे। इन चमकते तावीजों के बीच के सभी कनेक्शन अंततः उस आदमी तक ले जाते हैं, ज़ार्कॉन का चैंपियन। गठबंधन को जिस बड़े जाल की उम्मीद थी वह मौजूद था लेकिन उसे खत्म करना पड़ा। मित्र राष्ट्रों की सेनाओं की असामयिक वापसी चेस के धर्मतंत्र ने उन्हें अपने नवोदित साम्राज्य को खाली करने के लिए मजबूर कर दिया। एक दिन कहीं से स्वर्गदूत और जानवर, दास और पुजारी बिना किसी स्पष्टीकरण के रुक गए और चले गए। इससे उसके पास भागने और अमरता के जाल को फिर से स्थापित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, जैसा कि उसने इसे कहा था। पश्चिम की ओर बहुत सी ताकतों ने ज़ार्कॉन के साथ अपने बंधन को तोड़ने का एक तरीका खोज लिया था। वह केवल इतना कर सकता था कि वह अज्ञात पूर्व की ओर भाग जाए, नो मैंस लैंड की गहराई में और अपना समय बिताए। जब तक वह खुद को ज़ार्कॉन के लिए समर्पित करता रहेगा और अपने कौशल और स्तर को बढ़ाता रहेगा, वह वापस आएगा और महाद्वीप पर विजय प्राप्त करेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 318 सामान से निपटना। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार C318 सामान से निपटना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 318 सामान से निपटना। सेठ एक नर्म और गर्म बिस्तर पर जाग उठा। उसने बहुत पी ली थी लेकिन हैंगओवर को संभाला जा सकता था। उसे अभी भी याद था कि लिनरी ने उसे चलने में मदद की थी। चारों ओर देखने पर उसने पाया कि वह उसे एक बड़े कमरे में ले गई थी जो पहले उच्च पुजारियों का था। किसी ने लाश को हटा दिया था और बिस्तर बदल दिया था। ये खून से सना हुआ वह दाग नहीं था जो उसने छोड़ा था। उसके बगल में सो रही थी वह पुजारिन। क्या हुआ? चौंक कर उसने कंबल उठाया और पाया कि दोनों ने पूरे कपड़े पहने हुए थे। उसका दिल धड़कना बंद हो गया और वह फिर से शांत हो गया। मुझे लगा तुम्हें औरतें पसंद हैं। उसे नहीं ले जा रहे हो? बस यही रुको पफल्स। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। जब तक मीना उसे शामिल होने के लिए सहमत नहीं होती मैं किसी और महिला को नहीं छूऊंगा। मेरा मतलब है मीना के किसी तीसरे व्यक्ति के शामिल होने की संभावना वैसे भी बहुत अधिक है। रुको, तुम उस मिठाई चुराने वाली लड़की के साथ मिल गए। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। क्या तुम अभी भी इस बात को लेकर उलझन में हो और ये तुम्हारा निर्णय नहीं है? महान, मैं कभी भी कर्ज नहीं भूल सकता। मैं आइसक्रीम को आखिरी के लिए बचाकर रख रहा था और उसने उसे ले लिया। उसने मुझसे ले लिया। क्या तुम मेरी पीड़ा नहीं समझ सकते? तुम मुझे इस तरह कैसे धोखा दे सकते हो? मैं अप्सरा से इसकी उम्मीद करता हूं लेकिन तुमसे नहीं। पफ सुनो, नहीं सुनो, मैं पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी आइसक्रीम खरीदूंगा, ठीक है? इतनी कि तुम्हारा दिमाग जम जाएगा और कई दिनों तक अपच की समस्या रहेगी। ठीक है? आज सच में मैं तुम्हें जितनी आइसक्रीम खाने के लिए मजबूर करूंगा तुम मुझसे नफरत करोगे क्योंकि यह इतनी ज्यादा होगी कि हम इसे फ्रिज में नहीं रख सकते और तुम्हें इसे एक बार में ही खाना पड़ेगा। डील? सौदा। ड्रामा क्वीन अल ने बीच में कहा। सेक्स मैनियाक, कृपया आपस में झगड़ो, मेरे दिमाग में नहीं। हैंगओवर होना पहले से ही काफी बुरा है, भले ही मेरे दिमाग में बहस करने वाली आवाजें न हो। ओह हे सेठ, तुम जाग रहे हो। लिनरी ने घोषणा की कि वह भी जाग रही थी। सुप्रभात, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, लेकिन एक सवाल ने मुझे बहुत देर तक जगाए रखा। वह उसकी ओर देखता रहा और उसके मुंह से शब्द निकलने का इंतजार करने लगा। आपसे क्या होगा? तुम अपना वादा निभाओगे, है ना? तुमने कहा था कि तुम मुझे डेल्टा ले जाओगे। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? तुम अपने वादे से पीछे नहीं हटोगे, है ना? उद्धरण चिन्ह ... सुबह सुबह जब मुझे सिरदर्द हो रहा है तो ये पूछने के लिए ये कितना बढ़िया सवाल है। चिंता मत करो, अगर मैं अपना वादा तोड़ना चाहता तो मैं स्पेस लॉक तोड़ देता और पहले ही भाग जाता। इस सवाल ने सेठ के सबसे बड़े सिरदर्द में से एक को सामने ला दिया और यही कारण था कि उसने स्पेस लॉक को निष्क्रिय नहीं किया। यहाँ के कई एडवेंचरर लेवल 40 से ऊपर के थे। एक बार लॉक हट जाने के बाद वे बस लेस देन होम कॉल ग्रेटर देन का उपयोग कर सकते थे और डेल्टा में वापस आ सकते थे। लेकिन इवान जैसे 40 वर्ष से कम आयु के लोग तथा वेरन या लिनरी जैसे विदेशी लोग जो इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं थे, यहाँ फंस गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने लेस देन मानचित्र ग्रेटर देन से सेठ को पता था कि वे अल्फा के पूर्व में डेल्टा के आसपास कहीं थे। मोटे तौर पर जहां साइमन का स्टार्टा गांव पहले स्थित था, इसका मतलब था कि वे डेल्टा से आधे महाद्वीप दूर थे। और जो लोग लेस देन होम कॉल ग्रेटर देन का उपयोग नहीं कर सकते थे, उन्हें पूरी दूरी पैदल ही तय करनी होगी। इसमें महीनों लग सकते हैं। उनके वर्तमान स्थान और डेल्टा के बीच 3 जिले थे, अल्फा, सेरेबेलम और यप्सिलन थे। जहां तक सेठ को पता था, पहले 2 पूरी तरह से जंगल से ढके हुए थे। सेठ को याद आया कि कैसे वे इतिहास में सिल्वर रोड के बारे में बात करते थे। यह महाद्वीप के उत्तर पूर्व से मध्य दक्षिण तक एक लंबा व्यापार मार्ग था। प्राचीन समय में लोग एक दूसरे के पास आने जाने में सालों बिता देते थे। सेठ अकेला नहीं था जो भविष्य और घर के रास्ते के बारे में सोच रहा था। वह लिनरी को दुविधा समझा ही रहा था कि तभी एक संदेशवाहक ने दरवाजा खटखटाया। गढ़ में मौजूद विभिन्न समूहों के चुने हुए नेता अपने अगले कदम पर निर्णय लेने के लिए एक बैठक कर रहे थे। उन्हें मुक्त कराने वाले नायक के रूप में उन्हें उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह शायद उसके लिए सबसे अच्छा मौका था कि वह अकेले यात्रा से न निपटे। सेठ ने जीवन के जादू से खुद को नहलाया और महल के एक बड़े बैठक में शामिल होने के लिए निकल पड़ा। बड़ी काली लकड़ी की मेज पर 6 लोग बैठे थे। मार्सेल और एल्जा के अलावा जिन्होंने डेल्टा के साहसी लोगों को पेश किया, वहां मुक्त लोगों, जातियों के नेता, साथ ही विद्रोहियों और चिमेरा के प्रतिनिधि भी बैठे थे। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने शामिल होने का फैसला किया। मार्सेल ने उनका अभिवादन किया जबकि बाकी सभी चुपचाप देख रहे थे। हाँ हाय, उसने अजीब तरीके से कहा और बैठ गया। चूंकि सभी लोग आ गए हैं तो क्या हम शुरू करें? योजना ये थी कि सभी लोग अपने समूह की मांगे बताएं, लेकिन विद्रोहियों के प्रतिनिधि ने शब्द मांगे। मैं जानता हूं कि आप सभी के पास भविष्य के लिए अपने विचार और सुझाव हैं, लेकिन इस वार्ता को शुरू करने से पहले सभी को कुछ बातें जाननी होंगी। वह रुका और राउंड को देखा। किसी ने उसे नहीं रोका, इसलिए उसने खेलना जारी रखा। ये गढ़ एक सप्ताह के भीतर खत्म हो जाएगा। वे सभी असमंजस में उस आदमी को देखने लगे, सेठ को छोड़कर जिसे पता था कि वह क्या कह रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमने अलग अलग संरचनाओं की जांच की। पुजारियों के बिना जो उन्हें शक्ति प्रदान करते रहे, जंगल को दूर रखने वाला चक्र काम करना बंद कर चुका है। हमारे अनुमान के अनुसार जंगल को गढ़ पर कब्जा करने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा। उपस्थित लोग हैरान थे और अपने चेहरे पर गंभीर भाव लिए चुप रहे और उन्होंने नई जानकारी को समझने की कोशिश की। साहसी लोगों को छोड़कर सभी ने कुछ समय के लिए गढ़ में रहने की योजना बनाई थी।
विद्रोहियों और भूतपूर्व गुलामों के पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था और चिमेरा के पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं थी। उनमें से केवल कुछ के पास अपने अतीत की खंडित यादें थी। अब सभी को इस जगह से निकलने का कोई रास्ता सोचना था। तुम हैरान नहीं लग रहे हो हीरो? चिमेरा ने अचानक उससे बात की। वह लगभग इंसान ही थी लेकिन दो जोड़ी भुजाओं के साथ फैली हुई थी। सेठ ने जो देखा था उसके अनुसार वह किसी तरह की पावर कास्टर थी। पीले धब्बों वाली उसकी पूरी तरह से हरी आंखें उसे एक अजनबी एहसास दे रही थी। हाँ, मैंने देखा है कि वे पेड़ क्या कर सकते हैं और कितनी तेजी से बढ़ते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें एक सप्ताह भी लग जाता है। अब आप क्या करेंगे? विद्रोही ने अचानक हस्तक्षेप किया। सेठ ने विचार किया कि उन्हें बताना चाहिए या नहीं, लेकिन अंततः उन्हें बता ही दिया। मैं मूल रूप से यहीं का रहने वाला हूँ। मैं प्रलय के शुरुआती दिनों में यहाँ था जब जंगल बढ़ने लगे थे। पूरे शहर को पूरी तरह से ढकने में बस कुछ ही दिन लगे। अब हर कोई उसकी ओर देख रहा था। क्या अगले 30 मिनट तक उसे महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी कोने की अनुमानित स्थिति के बारे में सब कुछ बताना पड़ा? इस बारे में उसे जो कुछ भी पता था वह सब उसे साइमन से ही पता था। उसने उन्हें लटकते हुए पेड़ और वृक्ष जंगल में अपने अनुभव के बारे में बताया। साथ ही ये भी कि डेल्टा से सीधा संपर्क उन्हें संभवतः आधे महाद्वीप के डरावने जंगल से होकर ले जाएगा। किसी को भी इसे जोर से बोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनके हाव भाव ही काफी थे। वे सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक बड़ा संयुक्त कारवां बनाना अंततः सभी को इस नरक से सुरक्षित बाहर निकालने का सबसे अच्छा निर्णय होगा। बातचीत तुरंत ही उनके यात्रा मार्ग के बारे में बातचीत में बदल गई। वे सभी इस तथ्य पर स्पष्ट थे कि जंगल से होकर जाना सबसे खराब संभव निर्णय था। अगर सभी सहमत हो तो हम पहले से तय किए गए रास्ते पर चल सकते हैं। हालांकि हमें जंगल के खतरों के बारे में नहीं पता था, फिर भी हमने गामा पर निशाना साधने की योजना बनाई। मार्सेल ने सुझाव दिया। मार्सेल और एल्जा के पीछे साहसी लोगों के समूह में सिर्फ डेल्टा के लोग ही नहीं थे। अन्य ओरिहुमा को भी धर्मतंत्र ने पकड़ लिया था। इन लोगों ने उन्हें उत्तर में नो मैंस लैंड में होप नामक एक स्वतंत्र शहर के बारे में बताया। एडवेंचरर्स ने कुछ लोगों को डेल्टा वापस भेजने और टोना साम्राज्य को उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित करने की योजना बनाई थी। उनके ज्ञान के अनुसार राजकुमारी और उसकी सेना गामा में मौजूद होनी चाहिए जहां उन्होंने जार्किस्टो से लड़ाई की थी। कारवां होप को लक्ष्य बना सकता था, वहां आपूर्ति का स्टॉक कर सकता था और फिर सीधे गामा की ओर जा सकता था जहां उन्हें साम्राज्य की सेनाओं से मिलने की उम्मीद थी। स्थानीय लोगों के अनुसार उत्तर में इस तरह का कोई जंगल नहीं था। इसका मतलब यह है कि इस मार्ग से सेठ द्वारा बताए गए विभिन्न खतरों से बचा जा सकता था और उनके पास एक सुरक्षित जांच चौकी भी थी। सेठ को खुशी थी कि दूसरे लोग सिर्फ अपने बोझ से ज्यादा कुछ उठा रहे थे। इसका मतलब था कि वह कारवां के साथ चल सकता था और कमोबेश आराम कर सकता था। वे वापस लौटने वाले साहसी लोगों को वहां कबूतरों के रूप में इस्तेमाल करके डेल्टा को पत्र भी भेज सकते थे। इस बैठक का नतीजा था ग्रेट कारवां प्लान और इसके परिणामस्वरूप अगले कुछ दिनों तक गढ़ में चहल पहल बनी रही। पूरी संरचना को लूट लिया गया और यात्रा के लिए उपयोगी सभी सामान समेट लिया गया। 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। जानिए सफेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 319 अंगूर की बेलों के माध्यम से। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार C319 अंगूर की बेलों के माध्यम से। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 319 अंगूर की बेलों के माध्यम से। डेल्टा, तुमने क्या कहा? मोनिक ने अपना हथियार नीचे रख दिया। फील्ड सर्विस की टीम एक डेल्टा में एक उच्च स्तरीय खतरे से निपटने के बाद वापस लौटी थी। मिनस्मार नए ओथगॉड के अंततः अधीनता में शामिल होने के बावजूद व्यस्त था। फील्ड जनरेटर आखिरकार बहुत पहले ही आ गए थे, लेकिन अधिकारी अभी भी उन्हें स्थापित करने में कड़ी मेहनत कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने वास्तव में पहले अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दी, जिससे मिनास्मार को शहर के अपने हिस्से की सुरक्षा के लिए कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया। मोनिक ने शिकायत नहीं की क्योंकि यह सब उनके पक्ष में काम कर रहा था। इस बिंदु पर वे डेल्टा में सबसे पसंदीदा गिल्ड थे। वे लगभग उतनी तेजी से पुनः स्टॉक नहीं कर सकते थे जितनी तेजी से लोग फिरोजा इनविल में अपने उत्पाद खरीदते थे। यहाँ तक कि अतिरिक्त कीमियागरों की भर्ती के साथ भी वे मुश्किल से पर्याप्त आपूर्ति कर पा रहे थे। सेठ ने पीछे बहुत सारी असामान्य और दुर्लभ वस्तुएं छोड़ी थीं, लेकिन हाल ही में वे भी कम होने लगी है। पूरा शहर तैयारी में जुटा था और मिनास्मार मुनाफा कमा रहा था। अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए और अपना कवच उतारते हुए उसने ईवी के हाथों से 2 पत्र लिए। सिस्टम चच का एक संदेशवाहक उसे तब लाया था जब वह बाहर गई हुई थी। एक साइमन से था और दूसरा उनके खोए हुए लोहार से था। साइमन के पत्र में स्थिति का सारांश और अपहृत लोगों के साथ क्या हो रहा था इसकी सामान्य जानकारी थी। यह उन सबसे अधिक काल्पनिक कहानियों में से एक थी जो उसने तब सुनी थी जब दुनिया पागल हो गई थी। थियोक्रेसी के गढ़ में विद्रोह के सभी बचे हुए लोग पूर्वी नो मैंस लैंड में होप नामक जगह पर जाने का लक्ष्य बना रहे थे। वहां से वे सीधे गामा जाने का इरादा रखते थे, जंगल के दक्षिण पूर्व से बचते हुए और राजकुमारी लीना से मिलने का। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ के पत्र में मोटे तौर पर वही बातें कही गई थी, लेकिन कम विस्तार से। यह ज्यादातर इस तरह था। मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, मैं पहले ही घर जा रहा हूँ। सुनिश्चित करें कि जब मैं वापस आऊँ तो यह अभी भी खड़ा हो, एक तरह का संदेश। इसके अलावा सारांश में साइमन ने लीना की योजनाओं को भी शामिल किया। साम्राज्य की राजकुमारी ने पहले ही गामा में एक किला बना लिया था जहां शरणार्थी रह सकते थे और सुरक्षित रह सकते थे। जार्किस्टो के अचानक गायब होने और साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के कारण वह एक साहसिक कदम उठाने के लिए तैयार थी। उसने पूर्व की ओर यात्रा करने और गढ़ के बचे हुए लोगों से मिलने के लिए एक अभियान की योजना बनाई और फिर वह कारण सामने आया जिसकी वजह से मोनिक को वह पत्र मिला। वह खुद को हंसने से नहीं रोक पाई क्योंकि राजकुमारी का इरादा उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट था। साइमन ने मिनास्मार से सहायता मांगी जिसका नाम था यूलकैट का फर। बेशक यह एक एहसान के तौर पर पैक किया गया था ताकि पार्टी आकर अपने दोस्त की मदद कर सके और मीना अपने प्रेमी को बचाने में मदद कर सके। एक कारण के रूप में यह उल्लेख किया गया था कि ओरिहुमा सिस्टम चर्च के पथवक द्वारों के माध्यम से सटीक रूप से यात्रा नहीं कर सकता था। यह सच था, लेकिन मोनिक ने सभी बहाने समझ लिए और असली इरादे का अनुमान लगा लिया। राजकुमारी को जनशक्ति की आवश्यकता नहीं थी, लीना को फिन चाहिए था। बेशक मोनिक सिर्फ अपने आप से मजाक कर रही थी। उसने गहरी सांस ली। जब सेठ ने टावर मास्टर बनना शुरू किया तो उसे बहुत आसान लगा। जब मीना और दूसरे लोग सेठ से मिलने गए तो यह और भी व्यस्त हो गया। सेठ ने ऐसे संगठन के नेता के रूप में सभी तनावों का सामना कैसे किया? जैसे जैसे ये समय बीतता गया उसे उतना ही अधिक महसूस होने लगा कि वह वास्तव में इस पद के लिए उपयुक्त नहीं है। वह सेठ को भी वापस चाहती थी। जब टीम 2 यूलकैट्स पर अपने कालकोटरी रन से वापस लौटी तो मोनिक ने तुरंत उन्हें फोन किया और उन्हें स्थिति के बारे में बताया। अगर राजकुमारों से मिलने के लिए उनके जाने की कोई निश्चित तारीख नहीं होती तो मीना और फिन पहले ही दरवाजे से बाहर निकल चुके होते। फिन खास तौर पर सेठ को बचाने के मौके पर बहुत खुश था। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह कितनी शानदार और राजसी थी जब उसने एक सफेद घोड़े पर सवार चांदी के शूरवीर की तरह उसकी जान बचाई और फिर वह उसके साथ खेलने में बहुत समय बिताएगा। मीना जाहिर तौर पर अपने प्रेमी को बचाना चाहती थी। साथ ही पिछले कुछ हफ्तों में उसे कोई कार्रवाई नहीं मिली क्योंकि उसके प्रेमी का अपहरण कर लिया गया था। जितनी जल्दी वे फिर से मिलेंगे उतनी जल्दी वे संशोधित कर सकेंगे। अपनी बहन को इस तरह देखकर माइक खुद को सहमत होने से रोक नहीं पाया। हालांकि उसने हमेशा उसके इस पहलू को नकारने की कोशिश की, लेकिन अगर वह हताश हो गई तो बुरी चीजें हो सकती हैं। बुल्को को अभियान में शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं थी। अगर वह ईमानदारी से कहे तो उसे हाल ही में यात्रा करने की थोड़ी कमी महसूस हुई थी। केवल एक व्यक्ति जो थोड़ा अनिच्छुक था वह था अधेलवेन जादू गैलेक्सिस। लेकिन जब माइक ने जाने के अपने दूसरे कारण बताए तो वह उत्सुक हो गई।
जब बाकी सभी लोग यात्रा के लिए उत्साहित थे तब उसने दोनों पत्र पढ़े थे। सेठ ने बताया था कि उसने अपने कौशल को बढ़ाने के लिए अपना सामान तैयार कर लिया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसका मतलब ये था कि अगर वे सेठ से मिलने जाते तो उन्हें नए खिलौने मिल जाते, उनके नए उपकरण जल्दी मिल जाते और वे जंगल में उनका परीक्षण कर पाते। एल्फ तुरंत इस बचाव अभियान पर जाने के लिए तैयार हो गया। क्या ये लोग वाकई सेठ को जल्दी वापस ला पाएंगे? क्या वे उसकी वापसी में बाधा नहीं डालेंगे? मोनिक सिर्फ अपना सिर हिला सकती थी। वो सिर्फ यही उम्मीद कर सकती थी कि वे सफल होंगे। कुछ दिनों बाद, जिस दिन उन्हें डेल्टा छोड़कर गामा के स्टार्टा गांव में पहुंचना था, ईवी ने पार्टी से संपर्क किया। ईवी, क्या तुम फिन को विदा करने आए हो? परी ने उसका अभिवादन किया। हाँ, मैं तुम्हें विदा करने आया था, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना भी चाहता था। युवती ने मैनहोल के ढक्कन के आकार की एक सुनहरी प्लेट निकाली। ये रूनिक नक्काशी और रहस्यमय शिलालेखों से ढकी हुई थी। यह क्या है? फिन ने बड़ी आंखों से कहा। यह एक प्रयोग है। मैंने इसे बनाने के लिए सेठ की कार्यशाला से कुछ रहस्यमय सोना लिया है। मुझे उम्मीद है कि वह नाराज नहीं होगा। खैर, क्या आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं? जरूर, लेकिन क्या आप हमें यह नहीं बताएंगे कि यह क्या है? पार्टी नेता माइक ने अंततः कहा। अगर मैंने तुम्हें बताया और यह काम नहीं आया तो यह शर्मनाक होगा। आखिरकार यह एक प्रयोगात्मक चीज है। जब तुम सेठ को पाओ तो उसे दे दो। उसे पता होगा कि इसके साथ क्या करना है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हें आश्चर्य होगा। उसने शरारती मुस्कान के साथ रहस्यमय तरीके से कहा। अंत में माइक बड़ी प्लेट अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो गया। गामा, मेरी महिला, वे जल्द ही आ रहे हैं। एक अधिकारी ने राजकुमारी को सूचित किया। ठीक है, मुझे सूचित करने के लिए धन्यवाद। मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगी, लीना ने गंभीर भाव से कहा। जब दरवाजा बंद हो गया और उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि कोई उसे देख न सके, तभी उसका चेहरा खुशी और आनंद से भर गया। मुझे पता था कि यह अभियान बहुत बढ़िया विचार है। मैं आखिरकार फिर से फिन से मिल पाऊंगी और हम कई हफ्तों तक साथ साथ यात्रा कर सकते हैं। आखिरकार, मैं पिछले कुछ हफ्तों से उसे बहुत प्यार से सहलाना चाहती थी। वह उछली, एक चक्कर लगाया और कमरे से बाहर निकलने से पहले अपने गंभीर स्वभाव में वापस आ गई। उसे भागे हुए जार्किस्टो या सेठ की परवाह नहीं थी। वह केवल परी के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक थी। 15 मिनट पहले सेक्स से ये करें और आपका प्रदर्शन 4 गुना बढ़ जाएगा। खाली पेट एक सप्ताह में 9 किलो पेट की चर्बी जलती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 320। नमस्ते वन मेरे पुराने। सर्वनाश का लोहार C320। नमस्ते वन मेरे पुराने। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विज्ञापन अध्याय 320। नमस्ते वन मेरे पुराने। गढ़ पर विजय प्राप्त करने के बाद तीसरे दिन की सुबह लगभग 2000 लोगों का कारवां अज्ञात स्थान पर जाने के लिए तैयार था। शुरुआती अनुमानों के विपरीत जंगल पहले ही बाहरी प्रांगण पर कब्जा कर चुका था और महल की दीवारों पर रेंग रहा था। दास हाथों से निर्मित शक्तिशाली दीवारें पहले से ही प्रकृति के अग्रिम के तहत उखड़ रही थी। चौड़े बाहरी प्रांगण में गाड़ियों का एक बड़ा बेड़ा इकट्ठा था और उन्हें दीवारों के पार आने वाले किसी भी पौधे को समय समय पर काटने के लिए पहरा देना पड़ता था। नौकरों और श्रमिकों ने इन गाड़ियों को बनाने के लिए निर्माण सामग्री का उपयोग किया था। ईवान जैसे लोग इस स्थिति में बहुत मददगार साबित हुए क्योंकि उनके पास कई पालतू जानवर थे और कुछ लोग तो अपने वाहनों को खींचने के लिए पशुवत चिमेरा को भी पालतू बनाने में कामयाब हो गए थे। जबकि आम कारवां में गाड़ियां सामान और राशन ले जाती थी, इनमें नौकर और मजदूर भरे होते थे जो ओरी हुमा की चलने की रफ्तार के साथ तालमेल नहीं रख पाते थे। कुल मिलाकर गाड़ियां कारवां की रफ्तार बढ़ा देती थी। राशन और आपूर्ति कुलियों को वितरित की गई, जिनके पास एक आइटम बॉक्स था जो शिविर स्थल बनाने और भोजन की व्यवस्था करने के प्रभारी थे। सेठ पफल की पीठ पर बैठा था जो महल के एक टावर के ऊपर बैठा था। उसके पीछे लिनरी, वेडन और दुहू थे। उसने उन सभी के लिए एक काठी बनाई थी ताकि वे उस पर बंध सके और सेंटीपीड की सवारी कर सके। वे सभी लोग जिनके बारे में वह परवाह करता था उसके साथ थे। ईवान उनमें से एक होगा, लेकिन कारवां के साथ उसकी जरूरत थी। ये शर्म की बात है कि हम इस तरह से घर नहीं जा सकते। सेठ ने आह भरी। मैं महान और शक्तिशाली हूं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एक बार में लंबे समय तक नहीं उड़ सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, मुझे पता है। यह अभी भी डरावना है कि कोई आपके दिमाग में बात कर रहा हो, लिनरी ने टिप्पणी की जब विविसन ने सभी से बात की। मुझे ये जानना अच्छा लगता है कि जिस विशालकाय जानवर पर मैं बैठा हूं, वह एक संवेदनशील प्राणी है जिसके साथ संवाद किया जा सकता है। साथ ही उसे बौने मांस की तुलना में शराब और कुकीज ज्यादा पसंद है। क्या आपने कभी कच्चा मांस खाया है? मैं आपको बता दूं, आप सभी का स्वाद घिनौना होता है। कोई भी व्यक्ति जो सही दिमाग वाला हो, उसे तब तक नहीं खाएगा जब तक उसे खाने की जरूरत न हो। वेडन ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया। मुझे बुरा तो लगा, लेकिन साथ ही आश्वस्त भी महसूस हुआ। जल्द ही कारवां आगे बढ़ गया। जादूगरों और योद्धाओं से बना साहसी लोगों का एक समूह कारवां का मुखिया बन गया। जादू और कौशल के साथ वे घने वनस्पति के बीच से रास्ता काट रहे थे। इस समूह में राक्षस बहुत मददगार साबित हो सकते थे, लेकिन उनमें से कई में बदलाव आ चुके थे। जब संधि के दौरान उन्होंने जो इच्छाएं व्यक्त की, वे पूरी हो गईं, तो उनमें से ज्यादातर ने अलग-अलग स्तरों पर अपनी शक्तियां खो दी। लेस देन मानचित्र ग्रेटर देन कौशल वाले सभी लोगों को होप के अनुमानित स्थान के साथ एक मोटे तौर पर तैयार किया गया नक्शा मिला था ताकि कारवां ट्रैक पर बना रहे। उड़ने वाले माउंट वाले लोग आगे उड़कर परिदृश्य का पता लगाएंगे। सेठ भी उनके साथ शामिल हो जाता, लेकिन सभी नेता सर्वसम्मति से इस बात पर सहमत हो गए थे कि उसे और पफल्स को कारवां के पीछे रहना चाहिए ताकि यदि उन पर किसी ऐसी चीज से हमला हो जाए जिसे गार्ड संभाल नहीं सकते तो वे मदद कर सकें। गार्ड में साहसी, मुक्त योद्धा और चिमेरा शामिल थे जिन्होंने गाड़ियों को चारों तरफ से घेर रखा था। वे महल के शस्त्रागार से हथियार और कवच से लैस थे। सेठ और वेडन ने संख्या बढ़ाने के लिए पिछले 3 दिन कवच और हथियार बनाने में बिताए थे। यहाँ तक कि गैर लड़ाकू भी मोटे तौर पर बनी कुल्हाड़ियों, औजारों और यहाँ तक कि लकड़ी से बने डंडों से लैस थे ताकि जरूरत पड़ने पर वे उनका इस्तेमाल कर सकें। कारवां चल पड़ा और भाले की नोक झाड़ियों और बीच-बीच में पेड़ों को रौंदती हुई निकल गई। एक विशाल सांप की तरह गाड़ियों की कतार खुल गई और भाले की नोक के पीछे-पीछे झाड़ियों में चली गई। वे उस क्षेत्र से गुजरे जहां पहले मजदूर तैनात थे और मजदूर शिविर का लगभग कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ तक कि वे जो शानदार पत्थर की सड़क बना रहे थे, वह भी प्रकृति ने तोड़ दी थी और पेड़ों के बीच सिर्फ कुछ बड़े पत्थर ही दिखाई दे रहे थे। जब कारवां का अंतिम छोर बाहरी प्रांगण के द्वार से बाहर निकला तो पफल्स तैरते हुए नीचे आया और सबसे अंत में उसका पीछा किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भले ही ये कई पैरों वाले वाहन देखने में डरावने लगते हो, लेकिन इनसे यात्रा का अनुभव बहुत सहज होता था। यात्री और उनका वाहन यात्रा के दौरान आराम से बात कर सकते थे या सो भी सकते थे। मुझे वास्तव में खुशी है कि तुम यहाँ हो पफ। हाँ, आप अंत में मेरी महानता देखते हैं। सबसे बड़ी टुकड़ी ट्रांसपोर्टर वहां है। मत करो आल। सैनिक परिवहन करता क्या है, इसकी चिंता मत करो पफ। इवसर का सिर अचानक पश्चिम की ओर मुड़ गया। क्या आपने कुछ पता लगाया? मुझे मत बताओ कि आपने भी पता लगाने के कौशल पर हावी कर दिया है। नहीं, बस एक अजीब सा एहसास है। पश्चिम। सेठ ने उस दिशा पर नजर रखने का फैसला किया, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कारवां की रफ्तार थोड़ी बढ़ गई जब वे अपने और धर्मतंत्र के पूर्व आधार के बीच कुछ दूरी पर पहुंच गए। यहाँ जंगल बड़े अज्ञात पेड़ों से बना था। पीछे मुड़कर देखने पर उसे उस लटकते हुए पेड़ के बारे में याद आया, जिसकी वजह से उसकी पीठ पर ठंडी बौछार सी दौड़ गई। वह चीज बमुश्किल एक दिन पुरानी थी और उसने पूरे शहर को ढक लिया था। 1 साल से ज्यादा समय में वह कितना बड़ा और भयानक हो गया होगा। और फिर वो भयानक ग्रिफिन, वह चील या बाज जैसी उस भयानक चीख को कभी नहीं भूल पाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह इसे साफ-साफ सुन सकता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही।
वह वाकई इसे सुन सकता था। सेठ ने पेड़ों की चोटी की ओर देखा, ठीक वैसे ही जैसे पफल्स और कारवां के कई अन्य सदस्यों ने देखा था। देखो और देखो, ये वास्तव में उन घृणित जीवों में से एक था। पत्तियों से आती रोशनी में उसकी कसी हुई चमड़े जैसी काली त्वचा के नीचे की मांसपेशियां चमक रही थी। उसकी धारदार चोंच अभी बंद थी और उसकी तीखी आंखें कारवां पर टिकी हुई थी। चमगादड़ के पंख मुड़े हुए थे जबकि वह अपने भयानक पंजों से पेड़ को पकड़े हुए था। वह वहां से क्यों नहीं हटा? क्या वह सिर्फ उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए रोया था या इसमें सुदृढ़ीकरण का आह्वान किया गया है? पंक्तिबद्ध हो जाओ। कारवां में शामिल अन्य लोगों ने भी यही सोचा था और उन्होंने पहले ही गार्ड को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। यह इसके लिए वाकई बहुत बुरा समय था। चूंकि यहाँ जंगल में बहुत ज्यादा जगह थी, इसलिए कारवां तेजी से आगे बढ़ने के लिए फैल गया था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, गाड़ियां और वैगन पेड़ों के बीच अनियमित अंतराल पर फैल गए थे। अगर वे एक ही कतार में या तय की गई संरचना में रहते तो वे कारवां को एक दूसरे पर चढ़ी ढालों से ढक सकते थे। अब उन्हें इकट्ठा होने और सहयोग करने में मुश्किल हो रही थी। बहुत पहले जमीन पर लोग एक गुच्छा रैली करने में कामयाब रहे, उनके आसपास के पेड़ों में अधिक जानवर दिखाई दिए। ये सचमुच एक ध्वनि हमला था और पिछले कई नौकर गाड़ियों पर बेहोश हो गए जबकि कमजोर लड़ाकों और पहरेदारों को भयानक सिरदर्द हुआ। सेठ के पीछे लिनरी और वेरिन लगभग तुरंत ही बेहोश हो गए थे। साहसी लोग सिर्फ देखते ही नहीं रहे बल्कि हमलों को सहते हुए केवल कुछ जादूगर ही जादू करने में कामयाब रहे। कारवां से किए गए हमलों में से केवल 5 ही अपने लक्ष्य पर लगे। एक ऐसा बिजली का झटका था जिसने सबसे बड़े और सबसे तेज आवाज वाले जानवर को उस पेड़ के साथ छेद दिया जिस पर वह खड़ा था। एक अन्य में 2 पेल ब्लू फायर लेंस शामिल थे जो पहले ग्रिफिन को प्रभावित करते थे और इसे एक पल के भीतर राख में जला देते थे। उनमें से 3 और क्रमशः बर्फ की सुइयों की एक लहर, बिजली के झटकों की एक गड़गड़ाहट और आंख के ठीक सामने एक सटीक सिर के बाद से गिर गए। सेठ को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कारवां के लोगों में एक बेहद प्रतिभाशाली तीरंदाज था। आधे जीव मर चुके थे, इसलिए हमला कमजोर पड़ गया और ज्यादा लोगों को हमला करने और निशाना साधने की ताकत मिल गई। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि कोलाहल से और भी लोग आ चुके थे। हमला सिर्फ उन्हें भागने से रोकने का एक साधन था। अधिक से अधिक नवागंतुकों ने कारवां पर हमला करने के लिए दौड़ लगाई, जिसका उद्देश्य बेहोश लोगों को छीनना था। लड़ाई सिर्फ अराजक से अधिक लग रही थी। उनके शरीर के एक तरफ कई हाथ या पैर वाले चिमेरा थे, जरूरी नहीं कि वे इंसानों के ही हों। कुछ के सिर तो राक्षस के थे या कई के। वे कई तरह की खाल, शल्क और फर के धब्बों से ढके हुए थे। कभी-कभी तो ये सभी एक ही शरीर पर होते थे। उनके रूप रंग जितने अलग-अलग थे, उतने ही उनके कौशल भी थे। अलग-अलग तरह की सांसें, शापित नजरें, जहरीले काटने या पंजे। सबसे सामान्य लोग अभी भी हथियार या जादूगरों का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे उनके नेता सेठ पहले मिल चुके थे। उसकी 4 भुजाओं से निकलने वाली शक्तिशाली बिजली की जादुई गोली जहां भी लगती, वहां भारी नुकसान पहुंचाती रहती। जबकि स्वस्थ हुए जादूगरों और तीरंदाजों ने चिल्लाते हुए ग्रिफिनों से छुटकारा पाने पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं अग्रिमपंथी हमलावरों से कारवां की रक्षा करती रही। 30 मिनट के बाद जानवरों ने फैसला किया कि यह शिकार प्रयास के लायक नहीं है और वे पीछे हट गए। वे पीछे तेजी से सड़ते हुए शव और थोड़ा थका हुआ कारवां छोड़ गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।